हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके अलावा हम जीके डोज को भी डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में, तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। दोस्तों, आज का मोटिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। मोटिवेशन है, भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं, आपकी आशाओं से अधिक मिलेगा। यानी जब हम भाग्य पर विश्वास करने लगते हैं तो उसके बदले में हमें एक ही चीज़ मिलती है, निराशा। और जब हम कर्म पर विश्वास करते हैं तो हमें सदैव अपनी अपेक्षा से, अपनी आशा से अधिक मिलता है। तो दोस्तों, कर्म पर विश्वास करिएगा तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आज के इस लेक्चर का टारगेट है 200 लाइक का, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सभी प्लेटफॉर्म पर, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर भी फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जिनका फ़ायदा आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एयर इंडिया की किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जोया अग्रवाल की बात करें तो ये एयर इंडिया की पायलट हैं और कैप्टन के पद पर अभी ये कार्यरत हैं। उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है, यानी 10 साल से वो एयर इंडिया में काम कर रही हैं और 10 साल से अधिक उड़ान का अनुभव है उनके पास। जोया अग्रवाल ने बतौर कमांडर B-777 हवाई जहाज भी उड़ाया है। जोया अग्रवाल के पास लगभग 2500 घंटे से भी अधिक उड़ान का अनुभव है और ये 2500 से अधिक घंटे उड़ान भर चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, यानी यूनाइटेड नेशन की। अब इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क में है। आधिकारिक भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो चीनी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तो दोस्तों, ये हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो दोस्तों एंटोनियो गुटरेज है। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेज। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध को रोकना होता है, मानव अधिकारों की रक्षा करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और उसकी प्रक्रिया को बनाए रखने का काम होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होता है। इसके अलावा जीवन स्तर में सुधार करना और बीमारियों से लड़ना भी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का काम होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व एलिफेंट डे हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और ये पहली बार मनाया गया था 12 अगस्त 2012 को। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि पहली बार हाथी दिवस कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2012 को। अब दोस्तों, भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट चलता है। क्या चलता है? एलिफेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हाथियों का संरक्षण किया जाता है, यानी हाथियों को बचाने के लिए एक स्कीम, एक परियोजना है जिसे हम प्रोजेक्ट एलिफेंट या एलिफेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था 1992 में। दोस्तों, ये परियोजना किसकी थी? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय की। यहाँ पर बात आई है पर्यावरण और वन मंत्रालय की। तो वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री कौन है भारत के? तो वो हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। याद रखना है आपको, कौन है पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? यानी अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक की और उसके बाद गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो केंद्रीय गृह सचिव हैं कौन? अजय कुमार भल्ला। तो 12 अगस्त 2021 को उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। उनका अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कैबिनेट ने उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सचिवों की बात करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट के सचिव कौन है दोस्तों? कपिल देव त्रिपाठी। कौन है? कपिल देव त्रिपाठी।
और वाइस प्रेसिडेंट यानी वेंकैया नायडू जी के सेक्रेटरी कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम IV सुब्बा राव। कौन है? IV सुब्बा राव। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के मुख्य सचिव कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर PK मिश्रा। कौन है? डॉक्टर PK मिश्रा। कैबिनेट सचिव कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। कौन है दोस्तों? अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? ध्यान से सुनिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। आपको ये याद रखना है, हमेशा आपने इनको देखा होगा टीवी में, जब भी विदेश मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी न्यूज उन्हें मीडिया के साथ डिस्कस करनी होती है तो यही आते हैं। कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो TV सोमनाथन। कौन है दोस्तों? TV सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? कौन सा शहर दोस्तों वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो वह शहर है दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त को बताया है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर शहर घोषित किया है। किसने बताया है दोस्तों? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से सिर्फ 33 शहर जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाए गए हैं। यानी वाटर प्लस का जो तमगा है वो उसको लेने के लिए 84 शहरों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 33 ऐसे शहर हुए हैं जिन पर परीक्षण किया गया है दोस्तों, बाकी को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये वाटर प्लस का जो तमगा है ये कैसे मिलता है? तो ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी वहाँ पर परीक्षण किए जाते हैं। तो ये 7 बिंदुओं पर आधारित होता है। जब भी किसी को वाटर प्लस का तमगा मिलता है तो वो किन आधार पर मिलता है, ध्यान से सुनना है आपको। जिस शहर को अप्लाई किया जाता है तो उस शहर में देखा जाता है कि सभी घरों का जो ड्रेनेज लाइन है वो सेप्टिक टैंक से कनेक्ट है कि नहीं है, और किसी भी घर का सीवरेज खुले में नहीं आना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है, यानी जो घर का पानी है वो खुले में नहीं बहना चाहिए, ये देखा जाता है। दूसरे नंबर पर यह देखा जाता है कि नालों और नदी में किसी भी प्रकार का सूखा कचरा नहीं तैरता रहना चाहिए। यानी जब भी किसी शहर का परीक्षण किया जाता है वाटर प्लस के लिए तो उसमें क्या किया जाता है कि उस शहर के नालों और नदी को भी देखा जाता है, क्या उसमें सूखा कचरा बह रहा है कि नहीं। दोस्तों तीसरी कंडीशन है सीवरेज वाटर का ट्रीटमेंट कर कम से कम 25% पानी सड़क धुलाई के लिए, गार्डन के लिए, खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। यानी कि जो सीवरेज का पानी है उसका 25% पानी सड़क की धुलाई के लिए उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, कि गार्डन के लिए उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, या फिर खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। दोस्तों अगली कंडीशन है सभी ड्रेनेज में ढक्कन बंद होने चाहिए। यानी जितने भी ड्रेनेज हैं वो ढक्कन बंद होने चाहिए, उनमें गंदा पानी बहकर सड़क पर नहीं आना चाहिए, ये भी देखा जाता है। चैम्बर में मैन होल साल में कम से कम एक बार साफ होने चाहिए। जो चैम्बर होते हैं उसकी एक साल में एक बार जरूर सफाई होनी चाहिए। फिर है ड्रेनेज की लाइनें चौक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी शिकायत आती है ड्रेनेज से रिलेटेड तो उसका निराकरण कितनी जल्दी हो जाता है, इसको भी इसमें देखा जाता है। तो दोस्तों इंदौर को इन सभी गाइडलाइनों में उचित पाया गया है, इसलिए इंदौर को वाटर प्लस का तमगा मिला हुआ है, यानी वाटर प्लस में सबसे फर्स्ट स्थान आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंदौर शहर है उसमें वाटर का जो मैनेजमेंट है वो सबसे बेहतर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कितने शहरों को चुना गया, कितने शहरों ने अप्लाई किया था। 84 शहरों ने अप्लाई किया था, उनमें से 33 पर परीक्षण किया गया है। उन 33 में जो इंदौर है वो फर्स्ट नंबर पर आया है। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2020 का, तो उसमें भी इंदौर पहले स्थान पर आया है। इस प्रकार से जो वाटर प्लस का जो अभी हाल ही में सर्टिफिकेट मिला है तो उससे ये भी देखा जा रहा है कि इंदौर जो है आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण जो 5वां स्वच्छता सर्वेक्षण होगा उसमें भी फर्स्ट स्थान पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 बार तो स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आ चुका है कौन? इंदौर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है? तो दोस्तों गजनबी मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है हाल ही में? तो वो देश है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 12 अगस्त 2021 को परमाणु परीक्षण को ले जाने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है।
अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मिसाइलों को डिस्कस कर लेते हैं, यानी भारत के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं। दोस्तों, भारत के पास पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलें हैं जिनकी जो रेंज क्षमता है यानी मारक क्षमता है वो बहुत अधिक है। अगर हम अग्नि फर्स्ट की बात करें तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर है, यानी यह 350 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि फर्स्ट में ही एक और रेंज है 700 किलोमीटर है। अग्नि 2 की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 3 की बात करें तो ये 3200 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि 4 जो है ये 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास नस्त्र है जो 60 से 70 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अब्दाली की बात करें तो ये 200 किलोमीटर तक। गजनवी की बात करें तो ये 290 किलोमीटर तक वार कर सकती है। शाहीन फर्स्ट 750 किलोमीटर, शाहीन फर्स्ट ए 900 किलोमीटर तक वार कर सकती है। दोस्तों, वहाँ की एक प्रसिद्ध मिसाइल है जिसका नाम है गौरी, तो ये गौरी 1250 किलोमीटर तक वार कर सकती है। शाहीन 2 की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर। फिर है अबाविल, ये अबाविल दोस्तों 2200 किलोमीटर तक वार कर सकती है। शाहीन 3 की बात करें तो ये 2750 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की जो शाहीन 3 है ये 2750 किलोमीटर तक वार कर सकती है, लेकिन अपने पास यानी भारत के पास जो अग्नि 4 है ये 3500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तो 3500 किलोमीटर की क्षमता वाली अग्नि 4 मिसाइल वहाँ की शाहीन 3 से बहुत मजबूत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल की जो आने वाले समय में भारतीय आर्मी में शामिल होगी। उसका नाम है अस्त्र मार्क 2। ध्यान से सुनिएगा, अस्त्र मार्क 2 नाम की एक मिसाइल 2022 तक लॉन्च हो जाएगी और ये ऑपरेशनल हो जाएगी यानी काम करने लगेगी। अगर हम अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो यह 5556 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से चल सकती है, यानी 1 सेकंड में 1.54 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आवाज़ की गति से 4 गुना ज़्यादा तेज चल सकती है यह मिसाइल। दोस्तों, 160 किलोमीटर प्रति हावर की दूरी से हमला करने में यह सक्षम होगी। यह मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट के कम्युनिकेशन सिस्टम को कुछ देर में बाधित कर सकती है, यानी उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको नष्ट कर सकती है। तो आने वाले समय में यानी 2022 के अंत तक यह मिसाइल लॉन्च हो जाएगी और यह भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। इसे कौन विकसित कर रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, इसे विकसित कर रहा है DRDO। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीके डोज की, जिसमें हम कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जीके के क्वेश्चनों का दोस्तों एक रिवीजन है, तो ध्यान से सुनना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो दोस्तों, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर हैं वो कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर साल 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश किससे आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान से। कब हुआ था? 1971 में। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? यानी भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा साल 1940 में पहली बार भारत विभाजन की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये अमर्त्य सेन को मिला है। और फिर दोस्तों, 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? और अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के वर्तमान में सचिव कौन है, यानी सेक्रेटरी कौन है प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, क्विज मिल जाएंगे, इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।